थोड़ी सी स्पीड से बेटा फटाफट, बस 15 मिनट की हार्डली ये एक छोटा सा बातचीत का सेशन रखा है, बाकी उसके बाद अपनी क्लास में चल जाना। जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, नहीं तो खड़े रहो। 15 मिनट की बात है सारी है। चलो, अब जितने लोग लेट आ रहे हैं आराम से बेटा बिना हाय हेलो किए बस खड़े हो जाओ, सुनते रहो ये बातें। तुम सब जानते हो जिस एज ग्रुप के तुम लोग हो, इसी एज ग्रुप के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। आज से पिछली शताब्दी की बात करें, 1907 में आज ही के दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना बेटा, किसी के हाथ में नहीं है कि हम किस घर में जन्म लेंगे। उनका लक इस मामले में अच्छा था कि जिस घर में वो जन्मे उस घर में देशभक्ति ब्लड के थ्रू उन तक पहुंची थी। 1907 में जन्मा एक लड़का कुछ साल का था जब महात्मा गांधी अपने पीक पर, अपने करियर के पीक पर इंडिया में चलना शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए, 2 साल तो सिर्फ भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। 17 से महात्मा गांधी ने काम स्टार्ट किया और वो काम था लोकल लेवल पे। एकदम से नेशनल लीडर कोई नहीं बनता, पहले लोकल एरिया में अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। तो महात्मा गांधी ने 1917, 18, 19 में लोकल एरियाज में काम करके एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया जनता के बीच में। वहां से वो लोगों को पसंद आने लग गए। उस बीच में 1920 में एक पहली बार नेशनल मूवमेंट की जिसको संज्ञा दी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM या असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने जब ये लॉन्च किया ना, तब भगत सिंह महज 13 साल के, तुम सबसे छोटे एक बच्चा, 13 साल का बच्चा, 8वीं 9वीं क्लास का एक लड़का, उस उम्र का एक लड़का जिसको पता चला, क्योंकि खबर तो उस टाइम पे तो बेटा जबानी बातें ज्यादा होती थी, तब थोड़ी ना व्हाट्सएप और मैसेजेस और ये सब था। तो भगत सिंह के कानों तक, उस एरिया तक, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान तब हमारे ही हिस्सा था, ये सब एक था, ये खबर पहुंची कि इस तरह से कोई बड़ा लीडर है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो के और एक पूरा बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, नाम होगा असहयोग। तो पूछा क्या करना है, तो बोले इसमें स्कूल कॉलेज छोड़ दो, जो अंग्रेजों के संस्थान हैं, तुम जहाँ नौकरी करते हो, अगर तुम अंग्रेजों की सरकारी नौकरी करते हो तो छोड़ दो, उनके स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में जाना, इंस्टीट्यूट्स में जाना, उनके कोर्ट कचहरियों में जाना, सब बंद कर दो। भगत सिंह और इनके संगी साथी उस टाइम स्कूल एज में थे, 13 साल के थे। 1907 से 1920 13 ही साल हुए। इन्होंने स्कूल जाने का फैसला किया, हम तो छोड़ देंगे। अगर देखें तो वैसे भी बच्चे खुशी होते हैं, लेकिन बेटा ये नॉर्मल बच्चे नहीं थे। इनके मन में स्कूल ना जाने के पीछे टारगेट था कि अब पढ़ेंगे तो अपने स्कूल में पढ़ेंगे। यही गांधी का कॉन्सेप्ट था। सारे देश में एक ऐसी लहर चली कि सब स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पेरेंट्स ने कहा भी कि ये सब इस तरह से चलेगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। बोले नहीं, अब पढ़ेंगे तो अपने देश के देसी स्कूलों में। 1920 में 13, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे थे वो पूरी तरह गांधी के पीछे थे कि भैया एक उनको डायरेक्शन मिल गई कि जो इस आदमी ने कहा वही हमें करना है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 1920 में ही अगस्त में देश के एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हो गई। इनका नाम था, क्या नाम था इनका बेटा? लाजपत राय तो साइमन कमीशन के बाद मरे थे। कौन थे ये? बाल गंगाधर तिलक। तिलक की डेथ हो गई अगस्त 1920 में। इस टाइम तक लाल बाल पाल जो थे ना, जो तिकड़ी थी जो 1907 में बनी थी, इनके पैरेलल में राजनीति में एक दूसरी लहर चल पड़ी थी। तो तिलक की डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं लोग गांधी की बातों से बहुत इम्प्रेस थे और तिलक के लिए गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस बड़े लेवल पे काम करने वाली संस्था है, एक फंड रेज करेंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, 1920 में, हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 104 साल हो गए। 1920, 2020 भी गए हुए 4 साल हो गए और अगस्त भी जा चुका। 104 साल पहले 1 करोड़ रुपया उस फंड में आ गया। कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा 1 करोड़ रुपया। महात्मा गांधी के पीछे सारे देश के नौजवान, युवा वर्ग के लड़के, कि गांधी ने कह दिया तो बस देश आजाद होगा ही होगा। 1920 का एंड आते आते ये पीक पर थी ये फीलिंग कि देश आजादी के रास्ते पे हम ही चला पाएंगे और हमें इकट्ठे होकर मेहनत करनी है। पूरा 21 बहुत बढ़िया निकला, लेकिन फिर 22 में एक दुखद घटना हुई फरवरी में, जो आपको मैंने पढ़ाई हुई है, चौरा चौरी हत्याकांड, जिसमें वो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए, जो गलत था।
किसी भी मानवता के हिसाब से देखें तो हम उसको ठीक नहीं कह सकते। अंग्रेजों ने जो किया सो किया, लेकिन हमने जो किया वो भी सरासर गलत था और उसका नुकसान ये उठाया कि गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 1922 के फरवरी तक अब भगत सिंह 2 साल और बड़े हो गए। भगत सिंह की अब एज देखें तो वो 15 साल के। तब तक ना बेटा दिमाग सामाजिक रूप से ज्यादा परिपक्व हो जाता था। आज एक 15 साल का लड़का तुम्हें लगेगा इसको तो बुद्धि नहीं है, तो बिल्कुल बच्चे वाली बुद्धि है, लेकिन तब 15 साल में मेच्योरिटी आ जाती थी। भगत सिंह को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि गांधी जी ने महज 22 लोग जिंदा जला दिए गए, इसीलिए इतना बड़ा चलता हुआ आंदोलन बंद करवा दिया। और भगत सिंह वहां कहीं ना कहीं एक होता ना थॉट प्रोसेस, उसमें क्लैश आ गया। गांधी जी के साथ उनका एक मतभेद। अब वो तो गांधी जी को जाके पर्सनली नहीं मिल सकते, 15 साल के 1000 लड़के थे, गांधी किस किस से मिलेंगे, नहीं कोई वो जाने माने लीडर थे। लेकिन एक मन में होता है ना कि यार गांधी जी का विचार मुझे नहीं ठीक लगा। तो भगत सिंह 13 साल में तो गांधी जी के बिल्कुल भक्त थे, लेकिन 15 साल आते आते उन्हें गांधी जी का ये तरीका ठीक नहीं पसंद नहीं आया और वहां से भगत सिंह का रास्ता मुड़ गया कांग्रेस से अलग। फिर भगत सिंह आगे पढ़े, जैसे दोबारा से स्कूल में एडमिशन हुए, कॉलेज तक गए। फिर भगत सिंह पहुंचे कॉलेज में, लाहौर में था नेशनल कॉलेज उसका नाम हुआ करता था। और बेटा क्या ग्रेट टीचर्स वहां पढ़ाते थे। उनमें बड़े टीचर्स में बात करें तो लाला लाजपत राय भी वहीं पर टीच करते थे। ये जितने बड़े बड़े लीडर्स हुए ना जो पुराने टाइम के, तुम देखना इनमें से ज्यादातर लोगों ने स्कूली शिक्षा पे या उससे बड़े लेवल की शिक्षा पे काम किया। कोई भी ऐसा सोशल वर्कर नहीं था उस जमाने में जिसने एज टीचर काम ना किया हो, क्योंकि सबसे आसान होता है तुम्हारी उम्र के बच्चों को सही रास्ता दिखाना। किसी 40 साल के आदमी को ये समझाना कि गलत और ठीक क्या बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं है। लेकिन एक 15 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित हुई नहीं है, अभी उस प्रोसेस में है और वो मानता है कि मुझे सीखना है। तो भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को और ऐसे बहुत सारे यंग लड़कों को अच्छे टीचर्स का साथ मिला कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में लाहौर में, जहां उन लोगों को एक डायरेक्शन मिली। कभी भी ना बेटा एक टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि बच्चे का हाथ पकड़ के चलेगा, लेकिन टीचर बच्चे के दिमाग को इतना मैच्योर बना देगा कि वो अपने आप अलग अलग रास्तों के बारे में सही और गलत का अंदाजा लगाने के लायक हो जाएगा। इतना दिमागी विकास कर देगा कि वो सही क्यों सही है ये जान पाए और गलत क्यों गलत है उसको इसका लॉजिक पता हो। तो भगत सिंह जैसे लड़के लकी रहे कि इन्हें लाला लाजपत राय जैसे टीचर्स मिले और वहां से कॉलेज में फिर भगत सिंह का पढ़ने का इंटरेस्ट तो बचपन से था, वो और डेवलप हो गया। वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा थी, वहाँ क्लब्स बन गए, अपने ग्रुप्स बन गए, हॉबी क्लब्स बन गए। भगत सिंह ने जैसे एक एक्टिंग का क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर तुमने वो देखा होगा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में कैसे उन लोगों ने एक वो रोल प्ले किया था, एक पूरा स्किट तैयार किया था। तो वहां से ना उस ग्रुप ने एक यूनिटी की फीलिंग, देश के लिए देश प्रेम, वो जाग गया। और फिर धीरे धीरे करके ये लड़के वहां से तैयार होके निकले। 3-4 साल ये वहां इकट्ठे पढ़े, देश के ऊपर डिस्कशंस करते, क्या रास्ता हो, किस तरीके से काम करें। और इस डिस्कशन का फायदा ये निकला कि ये बहुत जल्दी ही संगठित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया इन लड़कों ने। 1924 में हमारे देश में जब कांग्रेस ने 1922 में कहा गांधी जी ने कि भाई बंद करेंगे हम ये चौरा चौरी के बाद, तो कुछ यंग लड़कों ने गांधी जी से रास्ता बदला और उन्हीं यंग लड़कों ने बाद में एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया, मैंने बताया क्या नाम था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में बड़े बड़े मतलब जो आगे जाके भी जिनके आज तक नाम अमर हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद। ये तो बहुत सारे राजेंद्र लाहिड़ी और इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स, लेकिन मेन नाम जो बच्चे बच्चे की जबान पर है वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का पूरा बड़ा ग्रुप था। लेकिन बेटा किसी भी काम को करने में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा। बिना पैसे के देश प्रेम भी काम नहीं आएगा। देश प्रेम में तुम ठीक है, हम देश के लिए आजादी लाएंगे, लेकिन आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ोगे, उस लड़ने के लिए इकट्ठे होगे, तुम 3 दिन की बैठक करोगे। कांग्रेस तो हर साल 3 दिन का मेला भरती थी। कांग्रेस के पीछे तो ढेर लाला, पता नहीं लाला मतलब अमीर, ढेर तरह अमीर लोगों ने बहुत पैसा दे रखा था। अमीर संगठन था कांग्रेस। लेकिन जो ये लड़के अलग हुए 1924 में, इन्होंने कहा हम संगठन बनाएंगे HRA। अब इकट्ठे हो तो वहां पे 3 दिन की बैठक में 100 लोग इकट्ठे हो गए। खाना कहाँ से आएगा? अब यंग लड़के इनके पास पैसे भी नहीं है, इकट्ठे होंगे तो माइक भी चाहिए, 100 लोगों के बीच में बोलना है।
टेंट भी लगाने पड़ेंगे, कहीं 100 लोगों को रुकने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हर काम पैसे से होता है बेटा, आज की दुनिया में भी और पहले भी ऐसा ही था। अब 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, अगर लोग बढ़ेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। पैसा इन नौजवानों के पास है नहीं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पैसा अपने ही देश से लें। अब जनता तो इनको पैसा देगी नहीं, तो जनता नहीं देगी तो अंग्रेजों ने जो पैसा हमसे छीना, हम उनसे छीन ले, हमारा ही तो है। इसीलिए काकोरी रेल कांड हुआ 1925 में, जब एक रेल के एक डब्बे में हमारे ही देश का खजाना वो बक्सों में भर भर के अपने देश ले जाते थे। खजाना हमारा और ढोया जा रहा था ब्रिटेन में। तो फिर इन यंग लड़कों ने डिसीजन लिया कि हमारा ही तो पैसा है, अपना पैसा लेने में क्या बुराई है। और इन्होंने, सब जानते हैं, यूपी में काकोरी नाम का एक स्टेशन था। जैसे ही ट्रेन इससे आगे गुजरी, उन्होंने ट्रेन की वो चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई। नौजवान थे, एक को जिन्होंने गड़बड़ की उनको मार दिया और बक्स से उतार के और ये जंगल में भाग गए। लेकिन बेटा अंग्रेजों ने इसको एज चैलेंज लिया और अंग्रेजों ने कहा अगर इस बार इनको हमने नहीं कुचला ना तो फिर ये रोज की कहानी बना देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने इस काकोरी रेल षड्यंत्र में उनकी जबानी, हमारे लिए तो ये नॉर्मल घटना थी और होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा ये षड्यंत्र है, नेगेटिव वर्ड होता है षड्यंत्र। तो उन्होंने एक तरह का अभियान चलाया कि हर एक लड़का पकड़ा जाए, नौजवान जितने थे सब पकड़े गए। बस एक हमारे जो बहुत जल्दी भेष बदल लेते थे, चंद्रशेखर आजाद, ये भागने में सफल हुए और बाद में इन्होंने, ऐसा कहते हैं, किसी गांव में जाके शरण ले ली और अपना पूरा गेटअप बदल लिया और एक गांव के बाहर ही मंदिर में रहने लगे। फिर कई महीने उन्होंने वहीं गुजारे। संगठन पूरी तरह से टूट गया, मैक्सिमम लोग पकड़े गए, ज्यादातर को काले पानी की, काला पानी जानते हो, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, वहां भेज दिया। जो ज्यादा, अंग्रेजों ने कहा मास्टरमाइंड 4-5 थे, इनको फांसी हुई। और उसके अलावा बस ये थे आजाद जो बड़े लेवल के थे और पकड़े नहीं गए। अब अगले 3-4 साल कुछ नहीं हुआ। उस बीच में भगत सिंह जैसे लड़के कॉलेज में तैयारी कर रहे थे कि आजादी की एक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो पढ़ लिख के किताबों से सीख रहे थे कि जापान जैसे छुटकू से देश ने 1904-05 में बड़े से रशिया को कैसे हराया, तो वो किताबों से जान रहे थे। 1917 की समाजवादी क्रांति, यूएसएसआर ने कैसे अपने निरंकुश राजा को जड़ से उखाड़ फेंका, कैसे किसानों ने, मजदूरों ने समाजवाद का झंडा फहराया, ये सब वो किताबों से पढ़ रहे थे। तो एक तरफ तो आजाद जैसे लोग जो सोच रहे थे लोकल लोगों को जोड़ के हथियार पैसा सब इकट्ठा करें और एक संगठन बनाएं, एक तरफ पढ़ा लिखा ये क्राउड जो किताबों से जान रहा था कि दुनिया कैसे बदली है, ये इकट्ठे हो गए एक प्लेटफॉर्म पे। और जहां दोनों इकट्ठे हुए 1928 में नई दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला का बहुत बड़ा, फिरोज शाह तुगलक ने एक महल बनाया था। आज वहाँ फिरोज शाह कोटला का मैदान है, क्रिकेट स्टेडियम है, कई बार वहाँ गेम्स रखे जाते हैं। यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके इन सब लड़कों ने पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों में मैसेज भिजवाए। लेकिन बेटा मैसेज भिजवाना बड़ा टफ था क्योंकि अंग्रेज एंटी थे, तो मुट्ठी भर लोग ही इकट्ठे हुए। लेकिन सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो संगठन जो पहले पैसों की कमी में दब गया, HRA, उसको दोबारा से जीवित करेंगे। और अब हमारे पास दो तरह की नॉलेज है, एक वो जो आजाद ने घूम घूम के गांव में इकट्ठी की है और एक वो जो भगत सिंह ने लाइब्रेरी में बैठ के ज्ञान हासिल किया। जब इन दोनों को मिलाएंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। और ये सारे लड़के इकट्ठे हुए और सबने उस दिन शपथ ली कि हम अपने अपने एरिया में अपने जैसे और लड़के तैयार करेंगे। 1928 में इस संगठन का नाम थोड़ा सा बदला, HRA को कर दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान तो हमारा सोशलिस्ट की भावना आई रशिया की क्रांति से पढ़ने के कारण। और रिपब्लिक तो भैया हम चाहते थे कि हम रिपब्लिक कंट्री बने, आज हम हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा मुखिया इलेक्टेड है, हमारा राष्ट्रपति राजा का बेटा राजा नहीं बनता इस देश में, किसी को नहीं पता अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। हम संविधान के अकॉर्डिंग देश चलाते हैं, तो हम रिपब्लिक कंट्री हैं। तो एक नया संगठन बना HSRA। इस HSRA ने बहुत बढ़िया काम करना था, लेकिन बेटा कुछ चीजें, जैसे कुछ डिसीजंस की कमियां कह लो, कुछ कहीं ना कहीं एक जैसे गाइडेंस देने में ना दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है तजुर्बा और एक होता है आपके अंदर की ताकत। ये तजुर्बे के साथ ताकत जब मिलती है ना तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन सिर्फ ताकत अकेली अगर बिना तजुर्बे के काम करती है तो वो नुकसान खाती है। ऐसा ही कुछ HSRA के साथ भी हुआ। HSRA के सारे लड़के 16, 17, 18, 19, 20, 22 साल वाले थे, तो उनके साथ कोई तजुर्बेकार आदमी नहीं था जो कहता कि भाई ये करना ठीक है।
अब जैसे भगत सिंह की बात करें, 1928 में भगत सिंह 1907 में जन्मे, तो 28 में 21 साल का एक लड़का, तुम लोग अपनी उम्र से देख लो। अगर आजाद की बात करें, एक ही साल तो बड़े थे, भगत सिंह 1907 के, आजाद 1906 के, 22 साल का एक लड़का। और ये तो सबसे बड़े लीडर थे उस ग्रुप के, तो बाकी तो 19, 18, 17 साल वाले लड़के थे। तो इन लोगों की प्लानिंग्स जो थी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उन प्लानिंग्स में ना कुछ चीजें धरातल पे अलग होती हैं, वो ख्वाबों में अलग होती है, धरातल पे अलग, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ रही। HSRA ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसमें भगत सिंह और राजगुरु दोनों तैयार हुए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु ने, कि हम लोग जाएंगे सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे। और हम सब जानते हैं कि भगत सिंह के ग्रुप के पास ऐसे बम थे कि अगर वो चाहते तो उस असेंबली में फेंक के, और एक भी आदमी उस असेंबली का मतलब बेटा जैसे आज की लोकसभा, आज की राज्यसभा, इसको तुम संसद कहते हो, तब ऐसे सेंट्रल असेंबली थी, वहां सब बैठते थे और डिस्कशंस होते थे। इस टाइम तक तुम्हारा पार्लियामेंट हाउस बन चुका था 1921 से 27 के बीच में, उसके बाद की घटनाएं हैं। तो बैठे हुए पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे एक नया बिल ला रहे थे लोग, भगत सिंह और उसके दोस्त इसका विरोध कर रहे थे। तो वो लोग वहां पहुंचे, और जानते हो तुम भगत सिंह दिखने में बहुत स्मार्ट थे बेटा, अच्छा कदकाठी, तगड़े घर में पैदा हुए थे, बैक स्ट्रॉन्ग था। भगत सिंह के घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया खान पान था, हाइट हेल्थ बहुत अच्छी, पिताजी का, दादा का, चाचा का नाम था समाज में उस जमाने में। तो खान पान का सीधा असर शरीर पे, हट्टा कट्टा शरीर था, बढ़िया खाते पीते खानदान से थे। तो वहां कोट पैंट वगैरह पहन के नॉर्मल सब लोग बैठे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया जा रहा था। इतने में विरोध जताने के लिए वो और बटुकेश्वर दत्त एक कोने में खड़े हुए और उन्होंने बम फेंका, जैसे हम बैठे हैं। अब देखो तुम, ये हॉल पूरा खचाखच भरा है, कुछ लोगों को जगह नहीं भी मिली है, मतलब इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम यहाँ खड़े हैं टीचर्स। आप कोई एक साइड में कोने में कहीं छोटा सा एक बम फेंक दे, जिससे कि बस एक पटाखा टाइप की, जिससे बस धुआं सा हो। अगर कोई चाहे भरे हुए हॉल में एक बम बीच में फेंके ताकि सब मरे, और एक पटाखा साइड में फेंक दिया, छोटा सा बम, जिसकी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि कोई मरा ही नहीं, किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। भगत सिंह उसके बाद चाहते तो भी भाग जाते, लेकिन दोनों पहले से डिसाइड करके आए थे कि भागेंगे नहीं, इनफैक्ट पर्चे लेके आए हुए थे। और वो लगातार अपना वो एक फेमस स्लोगन क्या था उनका, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, क्रांति अमर रहे, लगातार बोलते रहे और वो पर्चे वहां फेंकते रहे। वो जानते थे कि इन पर्चों को कोई नहीं उठाएगा, यहाँ वहां तो सब चमचे बैठे थे, अंग्रेजों के चमचे ही तो थे मैक्सिमम वहां, कोई ना उनकी ये लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन सुनेगा ना ये पर्चे। लेकिन बेटा आज मैं खड़ी होकर क्लास में कितने साल बाद ये कहानी सुना रही हूँ ना, और कितने स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ऐसे टीचर सुना रहे हैं। यही तो होता है अमर होना, कि वो बात वहां नहीं दबी, उस टाइम तो लगा कि क्या किया, लेकिन आज देखो हम लोगों को प्राउड फील होता है कि एक ऐसा लड़का था 21 साल का, जो उस टाइम वो नहीं जानता था कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस कमरे से, इस हॉल से बाहर जाऊंगा, ये यहीं मार देंगे, गोली मार दे, कितनी बड़ी बात थोड़ी ना चाहिए। लेकिन वो वहां पर्चे फेंकते रहे और लगातार बोलते रहे, और तब तक खड़े रहे, तब तक नारे लगाते रहे, जब तक आके वो पकड़ नहीं लिए गए। फिर वहां से उनको पकड़ के ले गए, और फिर इसका एक नुकसान बहुत बड़ा हमने ये उठाया कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि इस छोटे से केस में, तो बहुत छोटा केस है ना, किसी का मर्डर तो नहीं हुआ, कुछ महीने बाद छोड़ देंगे, लेकिन वहां से फिर बातें बढ़ती गई और पुराने केसेस खुलने लग गए। और फिर कुछ लोगों ने गद्दारी की, दगाबाजी की, आज वो ऐश मार रहे हैं, उनकी पीढ़ियां आज ऐश मार रही हैं, बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खोल के बैठे हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, आप ही के लोगों के बीच में, और आपको पता भी नहीं चलता, उनके नामी गिरामी स्कूल चलते हैं दिल्ली जैसी जगहों पर, ऐसे स्कूल जिनमें एडमिशन के लिए भी डीसी और इनकी आईएएस की अप्रोच लगानी पड़ती है, मंत्रियों तक की, वो स्कूल की संस्थाएं चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो भगत सिंह के पीछे थे, साथ थे, लेकिन कुछ लोग एंटी थे, अंग्रेजों को वो कुछ लोग ही चाहिए थे। वहां से फिर भगत सिंह की पुरानी फाइलें खुली, और लाहौर षड्यंत्र केस 1927 में जब सैंडर्स को मारा गया था, तो उस पुरानी फाइल के खुलने पर, क्योंकि तब तो वो क्लोज कर दी थी कि पता ही नहीं चला कौन मार के भाग गया, भगत सिंह और उनका ग्रुप तो जानता था ना कि हमने मारा था, हमने लाला जी की मौत का बदला लिया। वो सैंडर्स हत्याकांड की फाइल फिर से खुली 1927 के साइमन कमीशन के टाइम पर सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, जिसकी फाइल फिर से खुली है, और आगे जाके इसी फाइल के कारण पुरानी चीजें बाहर निकलती गई, और सैंडर्स हत्याकांड में क्लियर कट हो गया कि मर्डर किसने किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को प्लानिंग का पार्ट माना गया। और रूल था कि अगर किसी ने किसी गोरे अंग्रेज को मार दिया
तो उसको फांसी ही होगी, इसलिए तीनों दोस्तों की फांसी मुकर्रर हो गई। हम सब ये बात जानते हैं। उसके बाद भगत सिंह जेल में जाने के बाद बहुत फेमस हुए। बाहर कम फेमस थे, जेल में जाके ज्यादा, क्योंकि जेल में भूख हड़ताल की, जेल में हक की बात की और टूटे नहीं। बहुत लंबी भूख हड़ताल चली। पता होगा ना जतिन दास, जिनको बाघा दास भी कहते थे, जतिन बाघा, वो भूख हड़ताल में भूख से तड़प तड़प के मर गए थे। और उनके मरने ने पूरे देश के युवाओं को और ज्यादा देश की तरफ आकर्षित किया कि भाई हद हो गई बिल्कुल बेशर्मी की अंग्रेजों की। और पूरा युवा वर्ग कांग्रेस को छोड़ के और भगत सिंह के इस संगठन की तरफ मुड़ गया। लेकिन फाइनली बेटा जो होना था, जो नियति में था वो हुआ। 24 मार्च की इनकी फांसी तय थी। पूरे देश में एकजुटता आई और सब नौजवान इकट्ठे होके, और जहां ये कैद थे उस जेल की तरफ पूरे देश से अलग अलग ट्रेन, बसें, बैलगाड़ियां चल पड़ी। 24 तारीख की फांसी थी। लेकिन जब ये पता चला अफसरों को कि पूरे देश से हजारों लड़के, औरतें, आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको आज ही मार दो, क्योंकि कल तक अगर ये लोग आ गए तो फांसी को, वैसे भी कहते हैं उनका ऑर्डर रिलीज हो गया था कि फांसी को डिले करेंगे, अभी इस पे दोबारा से पुनर्विचार करेंगे। लेकिन फिर अंदर के षड्यंत्रों के चलते भगत सिंह को 23 मार्च को ही शाम के टाइम फांसी दे दी। हम सब जानते हैं हिंदू सनातन संस्कृति में जिस टाइम सूरज ढल जाता है उसके बाद कभी भी फांसी नहीं दी जाती। ये मानते हैं हम हिंदुओं में कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती अगर किसी को रात में अंतिम संस्कार। तभी देखो नॉर्मल घरों में किसी की रात में डेथ हो तो या तो हॉस्पिटल में ही रखते हैं या घर लाते हैं तो उसकी डेड बॉडी को घर में ही रखना पड़ता है। एक टाइम ढलने के बाद, जैसे 6 बजे के बाद फांसी, 5:30 6 बजे के बाद फांसी, तो मैंने इनके लिए बोला वैसे भी हमारे यहाँ नहीं इसको ठीक मानते। लेकिन भगत सिंह को शाम के टाइम पे फांसी दी गई और जब तक वो जनता पहुंचती उस जेल के दरवाजे पे, तब तक आपने मूवी में देखा होगा पीछे के डोर से उन तीनों की डेड बॉडी को ले गए और कितना ज्यादा गलत व्यवहार किया कि कुल्हाड़ियों से वो काट के और जल्दी से बस तेल डाल के मिट्टी का और आग लगा दी। और जो आधे जल गए थे ना डेड बॉडी के पार्ट्स, वो पानी में, क्योंकि नदी थी वहीं पर, पानी में फेंक दिए, तो आधे जले हुए अंश वहीं पर। और ऐसे तेल डाल के जलाना जैसे एक कायदा होता है। विदेशों में भी हमारे इंडियंस को बहुत बार फांसी हुई थी इसी टाइम पर, लेकिन विदेशियों ने भी डेड बॉडी घर भिजवाई थी या उनका अंतिम संस्कार वहां करके डेड बॉडी के जो अंश बचे। हर इंसान का हक होता है बेटा, चाहे उसने कुछ भी ब्लंडर कर रखा हो, कि अगर उसको कानूनी फांसी होगी तो भी डेड बॉडी को उसके घर वालों को दिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के साथ ऐसा नहीं हुआ और उनको अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ। फिर वो भीड़ वहां पहुंची, जो थोड़ा बहुत शरीर के कुछ अवशेष आधे जले मिले, उनसे फिर अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह तो चले गए, आज उनको गए हुए भी कितना लंबा अरसा बीत गया, लेकिन बेटा फिर भी देखो हमारे मन में एक इज्जत है, तो इसी को तो बोलते हैं अमर होना। और क्या होता है अमर होना? तो 2 दिन तो खास उनको रखना तो रोज मन में चाहिए कि ये आजादी जो हमें फ्री की मिल गई है ना बेटा, इसकी सच में कीमत चुकाई है लोगों ने अपनी जान गवा के। हम सब लोग को ये फ्रीडम जो मिली है ना, ये ऐसे नहीं कि मौज मस्ती में बिता दें, जिंदगी जियो अच्छे ढंग से, लेकिन बेटा पढ़ाई खूब करो, अपनी लाइफ में कुछ टारगेट सेट कर लो, अच्छा इंसान बनना, ईमानदारी से काम करना, हर काम में डेडिकेटेड होके अपना समय देना। तो कुछ चीजें हैं। भगत सिंह तो बहुत अच्छे विचारों के थे। वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई में अगर बच्चों को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की समझ नहीं दी जाएगी तो फिर बस ये डिग्री होल्डर बनेंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम जरूरी है, जब ऐसे दिन हो तो वो मना लिए जाएं। तो आज शहीद भगत सिंह, इनका जन्मदिन है और अपने आप में एक रोल मॉडल होने चाहिए ये कि एक छोटी सी उम्र का लड़का जिसके पास खूब पैसा था, बिगड़ने के खूब साधन थे, अंग्रेजों ने ये तक कहा था कि बढ़िया नौकरी दे देंगे, क्यों ये फालतू के कामों में लगा हुआ है, सब चीजों का त्याग किया, अपनी शादी ब्याह को भी मना कर दिया कि नहीं, मेरी जिंदगी देश के लिए समर्पित है। और इतनी यंग एज में इतना काम कर गए कि आज उनके जाने के इतने साल बाद भी हम बहुत प्राउड से उनको याद करते हैं। और हर किसी के मन में ये फीलिंग आती है जब वो बड़े होते हैं कि भगत सिंह के जो नक्शा कदम थे उनके ऊपर हमें चलना चाहिए। तो आज का दिन इनका जन्मदिन है, और यही है बेटा, देखो गलत संगत मत पकड़ो, नशे से बिल्कुल बच के रहना। जैसे जब भगत सिंह थे ना, तब के समाज की गड़बड़ियां अलग थी, जिस टाइम पे तुम हो अब के समाज की गड़बड़ियां अलग हैं। आज हमें आजादी नहीं चाहिए, लेकिन आज हमें अपने आप को बचा के रखना है इस गंदगी से जो ये चारों तरफ समाज में फैल गई ना।
सबसे बड़ी दिक्कत है ड्रग्स की तरफ जो तुम्हारी पीढ़ी जा रही है। अपने मन में ना बेटा इस बात को सोच लो, किसी भी तरह का नशा हमें नहीं करना। वो नशा देखने में छोटा हो सकता है लेकिन हैबिट बन जाती है, फिर एडिक्शन बन जाता है। कल जो परसों जो गाना रिलीज हुआ उसको 4-5 बार सुनना बेटा, एक एक लाइन बहुत बहुत काम की है। और जहां तुम्हें लगता हो ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें परिमल सर ने रोल किया, वो गाना सच में उस इंसान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी 9वीं 10वीं क्लास में और जो शायद गलत संगत पकड़ सकता है। तो उस गाने को बार बार सुनो, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में जानना। एडिक्शन जो है ना, एक बार अगर फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। तो अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, नशे से बिल्कुल दूर रहो, खूब पढ़ो लिखो और अपने मन में हमेशा ये बात रखो कि यार अच्छा इंसान बनना है। हम बहुत सक्सेसफुल ना हो, जरूरत नहीं बहुत पैसे कमाने की, इतना कर लेना कि जिंदगी अच्छी निकले। तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं अगर वो तुमसे खुश हैं और तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जी पा रहे हो तो बेटा ब्लेस्ड हो, फिर तुम लोग बहुत बहुत लकी हो। अपने समाज को वापस जो देके जाएंगे ना, बस यही है। जिस दिन तुम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो तो अपने ऊपर प्राउड कर सको कि मैंने जिंदगी को बहुत बेस्ट तरीके से जिया और ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया इंसान के रूप में। इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएं। तो ऑल द बेस्ट। और भगत सिंह का आज का दिन नहीं है, याद तो रोज ही करना है, पर क्योंकि जन्मदिन एक खास दिन होता है तो इसलिए आज थोड़ा सा ज्यादा मन में इस बात को रखें कि यार उस लड़के ने 23 साल में देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो तुम लोगों की उम्र का ही एक लड़का था, कम से कम इतना कर लेना कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करते रहना। और जब कभी नेगेटिव टाइम आए तो ये देखना कि जिंदगी में हर आदमी की कभी ना कभी बुरा समय आता है। चुपचाप शांति से मेहनत करते रहना, वो समय अपने आप कट जाता है। समय हमेशा चलता रहता है, ये गतिशील है, रुकेगा नहीं। बस इतनी बुद्धि में रखना कि ये समय कट जाएगा। खराब है तो ये रखो कट जाएगा, और अच्छा है तो भगवान का हर घड़ी शुक्रिया करो कि ईश्वर ने इतना अच्छा जीवन दिया जिसमें तुम खुश हो पा रहे हो। और उस टाइम में भी शांत रहो कि ये समय है, इस समय का मैं खुश होके इस्तेमाल करूँ। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और जीवन में हमेशा एक उद्देश्य रखो। अच्छा, कुछ सुनाना चाहते हो? चलो, दीपक नाम है ना, दीपक भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और दीपक जो है ये भी जोश से भरा रहता है। एक चैनल भी है दीपक का, एक अपने यहाँ एक तो बच्चे चैनल भी चला रहे हैं ना, लड़कियां भी चला रही है। नहीं, बुराई कोई नहीं है बेटा, अगर कुछ अच्छा प्रमोट कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। चल दीपक, कविता सुनाना चाहते? कविता तो अलग कविता पूरी अलग कविता खत्म हो जाएगी फिर। जय हिंद दोस्तों।